मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लास्ट चैप्टर है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये ध्यान रखना ये चैप्टर आपका तभी ढंग से समझ में आएगा जब आपने डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर के मूवमेंट और शिफ्ट समझे होंगे। क्या क्या समझा होगा? डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर का मूवमेंट एंड शिफ्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर की वीडियोस को बेटा पूरा देखो, उसके बाद आगे बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसमें से, और लेंथी बहुत है। सबसे मेन चीज है लेंथी बहुत है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके अकेला क्वेश्चन 15 मिनट खा जाएगा, और लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यानी कि मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बताया था कि फर्म प्राइस टेकर होती है। कैसी होती है? प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री जो प्राइस बना के फर्म को दे देती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, फिर वो उसी पर बेचती है। बताया था ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है वो फिक्स रहता है। याद है सब लोगों को? बताया था मैंने, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है वो फिक्स रहता है। तो फिक्स इसलिए रहता है क्योंकि बेटा वहां पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है ना, जो प्राइस फिक्स किया जाता है ना, वो इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इंडस्ट्री के द्वारा। तो पहले सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इंडस्ट्री प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है, और फिर ये समझेंगे कि अगर प्राइस चेंज होता है या डिमांड चेंज होती है या सप्लाई चेंज होती है तो प्राइस किस तरीके से खुद को चेंज करता है या क्वांटिटी किस तरीके से खुद को एडजस्ट करती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हाउ प्राइस, मतलब जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या नाम है चैप्टर का? प्राइस डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यही कराऊंगा, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जिस प्राइस पर प्रोडक्ट बेचा जाता है वो प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। समझ में आया? नहीं आया होगा ना समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो बिस्किट है वो 5 रुपए का बिक रहा है, पार्ले जी, तो वो हो गई एक फर्म। पार्ले जी क्या हो गई? एक फर्म हो गई। क्लियर? जैसे मान लो कि ये बिस्किट का डिमांड कर्व है, ये बिस्किट का सप्लाई कर्व है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप जाता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप जाता है। ये इंडस्ट्री है किसकी? ये इंडस्ट्री है बिस्किट की। यानी कि सारे बिस्किट जितने भी बिस्किट हैं बेटा, ये सबका सप्लाई और सबका डिमांड कर्व है। इन दोनों ने जहां कट किया, मान लो इंडस्ट्री में ये प्राइस डिसाइड हो गया, और फिर पार्ले जी की जो फर्म है, ये जो डिमांड कर्व बनेगा ये केवल पार्ले जी का बनेगा, और पार्ले जी वाली डिमांड कर्व मान लो 5 रुपए डिसाइड हुआ, ये 5 रुपए था। ये इंडस्ट्री है बिस्किट इंडस्ट्री, ये पार्ले जी है, तो ये फर्म हो गई, और फिर इसी प्राइस पर जो है वो पूरी की पूरी डिमांड, वो सप्लाई जो है वो कर देगा। यही बताया था मैंने। बताओ पहले इसको देखो, क्या ये नहीं बनता था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? बताओ जल्दी, ये वाला कर्व बनता था ना डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? बताना बेटा जरा। हाँ, तो ये कहां से आता है ये समझ में आ गया। अगर बिस्किट की इंडस्ट्री ये वाला प्राइस बना के दे रही है तो बाकी की फर्म इसी प्राइस पर, आगे पार्ले जी के बाद ब्रिटानिया आएगा, कोई और बिस्किट कंपनी आएगी, बाकी की सारी बिस्किट कंपनीज इसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो बात आती है कि ये वाला प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। यहां तक समझ में आया सबको? इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से प्राइस डिटरमाइन करती है, फिर उसी प्राइस को फर्म को दे देती है, और फर्म उसी प्राइस पर पूरे प्रोडक्ट को सेल करती है। इतना समझ में आ गया सबको? आ गया बेटा?
रिपीट ये है बेटा कि इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड कर देती है, फर्म उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये जो फर्म है ये डिटरमाइन करके देती है। अब कैसे देती है वो जरा ध्यान से समझ लो। देखो भाई, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होते हैं। क्या एप्लीकेबल होता है बेटे? अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडस्ट्री में और फर्म में क्या अंतर होता है सर। बेटे मैं तुम्हें बता दूं, सुनो। इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट की सारी कंपनीज आती हैं और फर्म एक पर्टिकुलर कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल बिस्किट का एग्जांपल लेकर चले तो देखो, बिस्किट इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि वो सारी कंपनीज जो बिस्किट बनाती हैं वो सब यहां आएंगी बिस्किट इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूंगा पार्ले जी की, तो वो बिस्किट की फर्म है। समझ में आया इंडस्ट्रीज में और फर्म में अंतर? जैसे शूज इंडस्ट्री की बात करेंगे हम, शूज इंडस्ट्रीज में सारी शूज बनाने वाली कंपनी आ जाती हैं, लेकिन जब मैं केवल बात करता हूं नाइकी की, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो फर्म बन जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे देखिए और समझिए जरा किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। हियर लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। इसके कारण जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जाता है, डी एंड डी। इतना क्लियर हुआ? डिमांड कर्व कैसे बना? डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड से बनता है। अच्छा, हियर लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो एप्लीकेबल। लॉ ऑफ सप्लाई भी लगता है। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। इस वजह से जो सप्लाई का कर्व है वो कैसा जाता है बेटा? पॉजिटिवली स्लोप जाता है। ये मार्केट डिमांड हो गई और ये मार्केट सप्लाई हो गई इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा है? एक ही प्रोडक्ट को सारे लोग, अब ये जिस प्राइस पर दोनों बराबर होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पर बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? ई। जिस प्राइस पर बराबर होते हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया? ओपी। ओ से लेके पी तक इक्विलिब्रियम प्राइस। नीचे लाइन खींचोगे क्वांटिटी आएगी, जिस क्वांटिटी पर बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OQ। इस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। फिर इस प्राइस पर इंडस्ट्री फिक्स कर देती है, हाँ भाई बिस्किट जो है वो 10 रुपए पे बिकेगा, तो 10 रुपया क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। मान लो 30 क्वांटिटी है तो 30 क्या हो गई? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये जो 10 रुपया है, फिर इसी पर जो भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होगी वो इस 10 रुपए पर अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेगी। और इस तरीके से जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व है वो कैसा बन जाएगा बेटे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आया समझ में किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? लॉ ऑफ डिमांड लगता है जिसके कारण, एक बार फिर से समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड लगता है जिसके कारण मार्केट डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोप जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई लगता है जिसके कारण पॉजिटिवली स्लोप जाता है। दोनों जहां कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। उसी प्राइस पर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसी प्राइस को फिर फर्म एडॉप्ट करती है, फर्म फिर उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है। और यही रीजन है कि ज्यादातर बिस्किट जो हैं वो 5 रुपए में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया कि 5 रुपए का बिस्किट बिकेगा, फिर सारी फर्म उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं और इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ? गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे किस चीज के बारे में बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे, ये तो चलो इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम आ गया,
अच्छा, इक्विलिब्रियम मैंने बताया क्या होगा, जहां पर मार्केट डिमांड बराबर हो जाती है मार्केट सप्लाई के, वही तो होता है। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहां डिमांड बराबर सप्लाई हो जाती है, यही होता है ना हमारा इक्विलिब्रियम, होता है नहीं होता, बोलो, यही होता है ना इक्विलिब्रियम। अब बताओ, अच्छा अब मुझे आप ही लोग बताओ डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। पूरा चैप्टर डिसइक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे अब हम आगे। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, बताना बेटा जरा, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा। अगर मार्केट डिमांड बराबर है मार्केट सप्लाई के, उसको हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये अनइक्वल होंगे। एकदम सही बात बेटे सुशांत, वेरी गुड, जब ये दोनों अनइक्वल होंगे। अरे सर सिंपल सी बात है, आप भी कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब दोनों बराबर है इक्विलिब्रियम है। जब मार्केट डिमांड बराबर है मार्केट सप्लाई के, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो बेटे डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, या तो डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, या फिर सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से, इन दोनों को हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, नहीं कहेंगे, बताओ, इन दोनों को हम डिसइक्विलिब्रियम ही तो कहेंगे। अच्छा, जब मार्केट डिमांड ज्यादा है इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड, क्या कहेंगे इसको, एक्सेस डिमांड। और जब सप्लाई ज्यादा है इसको कहेंगे एक्सेस सप्लाई, क्या कहेंगे इसको, एक्सेस सप्लाई, कहेंगे नहीं कहेंगे, बताओ, इतना समझ में आया। हाँ, अब आपका पूरा चैप्टर इसी डिसइक्विलिब्रियम पर है बेटे। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट डिमांड अच्छी खासी बराबर थी मार्केट सप्लाई के, क्या हो जाए कि एक्सेस डिमांड हो जाए, और क्या हो जाए कि एक्सेस सप्लाई हो जाए, बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मार्केट डिमांड बराबर थी मार्केट सप्लाई के, यानी कि ये दोनों 30 = 30 थे। क्या हो जाए कि डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, और क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से। कब एक्सेस डिमांड होगी और कब एक्सेस सप्लाई होगी, कोई बच्चा बताएगा कब एक्सेस डिमांड होगी, या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। एकदम सही सुशांत, बहुत अच्छे से समझ रहा है बेटा, बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना भाई, सिंपल सी बात है। एक्सेस डिमांड कब होगी, बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, या तो डिमांड ज्यादा हो जाए, जैसे 30 थी डिमांड 40 हो जाए सप्लाई 30 रह जाए तो एक्सेस डिमांड हो गई, सप्लाई 40 हो जाए डिमांड 30 रह जाए तो एक्सेस सप्लाई हो गई है। बताओ गलत कह रहा हूं, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है सब लोगों के, कोई बात नहीं, समझो चीजों को। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, दोबारा समझो चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट डिमांड बराबर थी मार्केट सप्लाई के, यानी कि 30 = 30। तो इसके दो डिसइक्विलिब्रियम निकल कर आए, कब मार्केट डिमांड ज्यादा होगी मार्केट सप्लाई के, और कब मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट डिमांड से, कब मार्केट डिमांड ज्यादा होगी और कब मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी। तो समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिमांड बढ़ जाए, बताओ पहला रीजन समझ में आया, अगर डिमांड बढ़ जाए तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, अगर डिमांड घट जाए तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अगर सप्लाई घट जाए तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, अगर सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बताओ, सही कर रहा हूं ना बेटा। भाई मार्केट डिमांड बराबर थी मार्केट सप्लाई के, कब मार्केट डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट सप्लाई से, या तो डिमांड ज्यादा हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, या डिमांड कम हो जाए या सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो ये सब कंडीशन लग जाएगी, समझ रहे हो। चलिए थर्ड देखो, डिमांड बढ़े लेकिन ज्यादा बढ़े सप्लाई के बढ़ने से, सप्लाई बढ़े लेकिन ज्यादा बढ़े डिमांड के बढ़ने से, समझ रहे हो क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये भी एक्सेस डिमांड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ फटाफट। डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े
लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ गई, तब भी तो एक्सेस डिमांड होगा। सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़े लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, डिमांड कम बढ़ी, तब भी तो एक्सेस डिमांड होगा, है ना। तो बेटा इस तरीके से 8 कंडीशन इसकी बनेंगी और 8 कंडीशन इसकी बनेंगी, डिसइक्विलिब्रियम की 8 कंडीशन इसकी बनेंगी और 8 कंडीशन इसकी बनेंगी। देखो एक बार समझना ध्यान से, मैं बता रहा हूं एक्सेस डिमांड कब कब होगा। एक्सेस डिमांड का मतलब कब कब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। तो ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर डिमांड बढ़ जाए तो भी, सप्लाई घट जाए तो भी, डिमांड ज्यादा बढ़े सप्लाई कम बढ़े तो भी, डिमांड घटे कम और सप्लाई घटे ज्यादा तब भी एक्सेस डिमांड होगा। पांचवा, डिमांड बढ़ जाए सप्लाई घट जाए तब भी एक्सेस डिमांड होगा। डिमांड बढ़ जाए ज्यादा सप्लाई बढ़ जाए कम तब भी, सप्लाई घट जाए कम तब भी एक्सेस डिमांड होगा। डिमांड बढ़ जाए कम सप्लाई बढ़ जाए ज्यादा तब भी एक्सेस डिमांड होगा। ये सातों की 7 कंडीशन काय की हैं बेटे, ये सातों कंडीशन एक्सेस डिमांड की हैं। डेफिशिएंट डिमांड कब कब होगा, यानी कि कब सप्लाई ज्यादा होगी, तो सप्लाई तब ज्यादा होगी जब सप्लाई गिर रही है और डिमांड भी गिर रही है, दोनों गिर रही है लेकिन डिमांड ज्यादा गिर रही है और सप्लाई कम गिर रही है, तो एक्सेस सप्लाई होगी। पांचवा, के सप्लाई बढ़ रही है बराबर डिमांड घट रही है। छठवां, सप्लाई बढ़ रही है ज्यादा डिमांड घट रही है कम। सातवां, सप्लाई बढ़ रही है कम और डिमांड घट रही है ज्यादा। बेटे ये 16 कंडीशन दिख रही हैं आपको। कंफ्यूजन, अरे मैं हूं बेटे, यहां मैं हूं, डोंट वरी, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। एक एक करके इन सारी कंडीशंस को अभी देखते हैं। देखो बेटे मैंने आपको यहां 7 कंडीशन लिखवाई है एक्सेस डिमांड की और 7 कंडीशन लिखवाई है एक्सेस सप्लाई की। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो कैसे जाएगा। 7 कंडीशन है एक्सेस डिमांड की और 7 कंडीशन है एक्सेस सप्लाई की। क्लियर नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सर आप थोड़ा सा ठीक से बताइए। मैं दोबारा समझाता हूं, समझो जरा। देखो बेटा हमें बतानी है इक्विलिब्रियम कब डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिसइक्विलिब्रियम 2 तरीके के हैं, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई, यानी कि या तो डिमांड ज्यादा हो जाए या सप्लाई ज्यादा हो जाए। अब डिमांड किन किन केसेस में ज्यादा हो सकती है, मैंने आपको 7 केस बताए जिनमें डिमांड ज्यादा हो सकती है सप्लाई से, 7 केस बताए जिनमें सप्लाई ज्यादा हो सकती है डिमांड से। क्लियर, 7 और 7 कितने केस हो गए, 14 केस। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकली बताइए किस तरीके से होगा। हर केस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना, हर केस को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए डिमांड से स्टार्ट करते हैं। पहले डिमांड के 7 केस देख लो बेटा, कब कब एक्सेस डिमांड होगी, समझना ध्यान से, है ना। देखो ये 7 बताए हैं, फिर आप सप्लाई के खुद बना सकते हो। देखो मार्केट डिमांड बराबर मार्केट सप्लाई था, 30 इज इक्वल टू 30। वीडियो नहीं आ रही, क्या कह रहा है, आ तो रही है। अरे बेटा ऐसा मत करो यार, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी उसे देखो। अब मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। सुशांत आ रही है तेरी वीडियो, बता बेटा। हाँ तो बेटा वो तेरी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, चलो ध्यान दो। अब देखो तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक्सेस डिमांड के कंडीशंस को सबको एक साथ देखेंगे। समझना डिसइक्विलिब्रियम एक्सेस डिमांड कब कब होगा। मार्केट डिमांड बराबर थी अच्छी खासी मार्केट सप्लाई के। पहली कंडीशन मैंने बताई कि जब डिमांड ज्यादा हो जाए, 30 थी डिमांड 40 हो जाए, सप्लाई 30 रह जाए, हो गया एक्सेस डिमांड, हो गया एक्सेस डिमांड, हो गई ना डिमांड ज्यादा। दूसरा केस देखो, सप्लाई कम हो जाए, बेस कंडीशन हम इसे ही मानेंगे, 30 बराबर 30 था लेकिन इस बार सप्लाई कम हो गई, तो बताओ ये भी तो एक्सेस डिमांड ही हुई।
हुई नहीं हुई? समझ में आ रहा है एक्सेस डिमांड कैसे हो रही है? भाई डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थे, अब डिमांड ज्यादा हो जाए, 30 थी 40 हो जाए, सप्लाई वही रहे। दूसरी कंडीशन क्या है? सप्लाई कम हो जाए तब भी एक्सेस डिमांड होगी। भाई मार्केट डिमांड और सप्लाई 30-30 थी, अब सप्लाई 20 हो जाए तो भी एक्सेस डिमांड है। बेटे डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े, समझना ध्यान से, डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़े और सप्लाई कम बढ़े, मतलब कि डिमांड हो जाए 40 और सप्लाई हो जाए 35। देख रहे हो, तीसरा केस समझ में आया? डिमांड भी बढ़ी है 30 से 40, सप्लाई भी बढ़ी है 30 से 35, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ी है सप्लाई कम बढ़ी है, ये भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी। अब देखो डिमांड जो है वो कम हो जाए और सप्लाई भी कम हो जाए, लेकिन अब देखो एक और एक्सेस डिमांड की कंडीशन देखो, डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रहे हैं, तो देखो डिमांड भी कम हो जाए 20 और सप्लाई ज्यादा कम हो जाए। क्या कह रहा है वो? सप्लाई ज्यादा कम हो जाए, तो सप्लाई अगर ज्यादा कम हो जाएगी यानी कि डिमांड तो गिरी है 10 लेकिन सप्लाई गिर गई 15, तो ये भी तो एक्सेस डिमांड हुई बेटा, हुई नहीं हुई? ये भी तो एक्सेस डिमांड हुई। आ रहा है समझ में? अब जैसे ये वाली कंडीशन है, डिमांड जितनी बढ़े सप्लाई उतनी घट जाए, डिमांड जितनी बढ़े, मान लो डिमांड बढ़ी 10 और सप्लाई उतनी घट जाए, सप्लाई भी गिर गई 10, ये भी तो एक्सेस डिमांड हुआ। डिमांड ज्यादा बढ़े सप्लाई कम घटे, तो देखो डिमांड बढ़ जाए 20 और सप्लाई घट जाए 10, 50 इज ग्रेटर देन 20, ये भी एक्सेस डिमांड है। डिमांड बढ़े ज्यादा और सप्लाई भी घटे ज्यादा, है ना? एक सेकंड, डिमांड बढ़े सप्लाई घटे, डिमांड बढ़े ज्यादा और सप्लाई, ये तो हो चुका है ना, ये हो चुका है बेटा, है ना? हाँ, ये वाली कंडीशन ये होगी कि डिमांड बढ़े ज्यादा सप्लाई गिरे ज्यादा। तो बेटा ये वाली कंडीशन देखो कि अगर डिमांड जो है वो हमारी कितनी हो जाती है, डिमांड अगर हमारी 30 से 50 हो जाती है 20 बढ़ के, और सप्लाई हमारी 25 गिर जाती है यानी कि 5 हो जाती है, तो ये भी हमारी एक्सेस डिमांड होगी। आई कंडीशन समझ में मैंने क्या बनाया है? एक्सेस डिमांड किन किन केसेस में होगी, आया समझ में सब बच्चों को? अब भी नहीं आया हो तो बताओ, आ गया ना? अच्छा, ऐसे ही हम सप्लाई वाले देखेंगे। तो आप लोगों का आज का होमवर्क यही है कि आप लोगों को एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की कंडीशंस को अलग अलग समझ के आना है। इस क्लास में बेटा ढंग से समझ लेना, अगर इसमें भी समझ में नहीं आता है तो ये मेरी गारंटी है अगली वीडियो में आपको जरूर समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है, अच्छे से समझ में आएगा, बस कंडीशन समझ जाओ कि कब कब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना? एक्सेस डिमांड की कंडीशन मैंने बताई है, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन आप लोग खुद प्रिपेयर करना, हालांकि उसको भी मैं बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप दूसरी वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके।